जरा सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में, एक ऐसा साम्राज्य जिसने सिर्फ 2 सदियों तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज ही नहीं किया, बल्कि चट्टानों को तराश कर एक ऐसा हैरत अंगेज अजूबा बना दिया जो आज भी आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शक्तिशाली राष्ट्रकूट राजवंश की। चलिए इस महान साम्राज्य की कहानी की शुरुआत किसी राजा या किसी जंग से नहीं करते हैं। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी रचना से जिसे आज के जमाने में बनाना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। यही सवाल तो इस पूरी कहानी का केंद्र है। जरा सोच कर देखिए, कोई चीज नीचे से ऊपर नहीं बनाई गई, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ एक ही चट्टान को काट काट कर उसे आकार दिया गया। ये है वो जगह, एलोरा का अविश्वसनीय कैलाश मंदिर। मतलब इसे बनाने का तरीका ही एकदम उल्टा था। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए सिर्फ एक ही चट्टान से पूरे के पूरे मंदिर को तराशकर बाहर निकाल दिया। सच में ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसकी आज भी कोई बराबरी नहीं है। इस एक लाइन से ही इस मंदिर की अहमियत का अंदाजा लग जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा अविश्वसनीय अजूबा किसने बनवाया होगा? कौन थे वो लोग जिनके पास इतनी ताकत, इतनी दूर की सोच और इतने साधन थे? तो फिर चलिए अब मिलते हैं इस चमत्कार को बनाने वालों से, यानी कि राष्ट्रकूट राजवंश से। ये टाइमलाइन हमें राष्ट्रकूटों के 200 साल के शानदार सफर की एक झलक देती है। देखिए, 753 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने इसकी नींव रखी। फिर आए कृष्ण प्रथम, जिन्होंने कैलास मंदिर का काम शुरू करवाया। और फिर गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष जैसे सम्राटों ने इस साम्राज्य को न सिर्फ फौजी ताकत दी, बल्कि इसे संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ भी बना दिया। लेकिन राष्ट्रकूट सिर्फ मंदिर ही नहीं बना रहे थे, वो पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी धाक जमाने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ रहे थे। उस दौर में भारत की सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक 3 तरफा मुकाबला चल रहा था। एक कोने में थे बंगाल के पाल, दूसरे में गुर्जर प्रतिहार, और इन दोनों को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे दक्कन के राष्ट्रकूट। और देखिए, वो सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे, उनकी नजरें तो थीं उत्तर भारत के सबसे अहम शहर कन्नौज पर। और ये सिर्फ कोई ख्वाहिश नहीं थी। राष्ट्रकूट सम्राटों ने अपनी ताकतवर सेनाओं को उत्तर में गंगा के मैदानों तक पहुंचाया। उन्होंने कई बार कन्नौज पर कब्जा भी किया और ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ दक्षिण की नहीं, बल्कि पूरे भारत की एक महाशक्ति थे। तो इस हिस्से में हम साम्राज्य के इसी दिलचस्प दोहरे रूप को देखेंगे कि वो कैसे एक ही वक्त में युद्ध और संस्कृति दोनों में माहिर थे। उनकी फौजी ताकत का सबसे बड़ा सबूत मिलता है तक्कोलम की लड़ाई में। इस भयानक युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने दक्षिण के एक और शक्तिशाली साम्राज्य चोल साम्राज्य को बुरी तरह हराया। चोल राजकुमार राजादित्य इस युद्ध में मारे गए और इस एक जीत ने दक्षिण भारत का पूरा सियासी नक्शा ही बदल कर रख दिया। राष्ट्रकूट अब सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, उनकी सैन्य ताकत तो कमाल की थी, लेकिन इतिहास में जो उनकी असली पहचान है वो लड़ाइयों से कहीं बढ़कर है। चलिए देखते हैं कैसे। सीधी सी बात है, इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर तो नहीं चल सकता। तो राष्ट्रकूटों ने एक बहुत ही शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। उन्होंने पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी राष्ट्र, फिर जिलों यानी विषय, और फिर गांव यानी ग्राम में बांट दिया। इससे हुआ ये कि शासन चलाना बहुत आसान और असरदार हो गया। ये बात राष्ट्रकूटों को सबसे अलग बनाती है। सोचिए, उनके राजा अमोघ वर्ष प्रथम सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि खुद एक बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने कविराज मार्ग नाम का ग्रंथ लिखा, जिसे कन्नड़ भाषा की पहली क्लासिकल किताब माना जाता है। इससे पता चलता है कि इस राजवंश के लिए कला और ज्ञान की कितनी ज्यादा अहमियत थी। उनकी एक और बड़ी खूबी थी धार्मिक सहनशीलता। वो खुद तो मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को भी पूरा सम्मान और सपोर्ट दिया। कहा जाता है कि सम्राट अमोघ वर्ष खुद जैन धर्म से काफी प्रभावित थे, और नतीजा ये हुआ कि उनके साम्राज्य में सभी धर्मों के लोग शांति से एक साथ रहते थे और तरक्की कर रहे थे। तो चलिए अब संक्षेप में समझते हैं कि इस ताकतवर राजवंश ने हमारे लिए क्या छोड़ा है, उनका स्थायी प्रभाव क्या रहा है। तो राष्ट्रकूटों ने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें दिया वास्तुकला का एक ऐसा शाहकार जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता।
उन्होंने कन्नड़ साहित्य को एक नई पहचान दी और एक ऐसा बेहतरीन प्रशासन का मॉडल दिया जो सदियों तक एक मिसाल बना रहा। मतलब उनकी विरासत आज भी भारत की संस्कृति में जिंदा है। और हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था, कैलाश मंदिर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो एक पूरे साम्राज्य की आत्मा है जिसे पत्थर में उकेर दिया गया है। ये राष्ट्रकूटों के बारे में सब कुछ बता देता है, उनकी ताकत, उनकी श्रद्धा और उनकी वो अविश्वसनीय सोच। तो राष्ट्रकूटों की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी साम्राज्य की असली महानता किस चीज में होती है? जो जमीनें उन्होंने जीती उसमें, या उस खूबसूरती में जो वो अपने पीछे छोड़ गए? राष्ट्रकूटों ने बहुत बड़े बड़े इलाके जीते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत शायद आज भी एलोरा की उस चट्टान में कैद है, जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी कहानी सुनाती रहेगी। इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।